नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका शुभम विद पॉडकास्ट में। और आज का जो पॉडकास्ट है वो एक स्टूडेंट की क्या लाइफ होती है, एक स्टूडेंट की क्या जर्नी होती है। जब आप किसी फील्ड में प्रिपरेशन करने जाते हैं तो वहाँ पे आपको किस तरीके का स्ट्रगल करना पड़ता है। आज उस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है यूपीएससी के स्टूडेंट प्रथम सिंह, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में इनका एक बार जो है प्री निकला था, मेंस भी निकला था और इंटरव्यू में रह गया था। तो फिर से दूसरी बार ये तैयारी पे लगे हुए हैं भाई साहब। तो इनके साथ हम बात करेंगे कि एक यूपीएससी का जो स्टूडेंट है जब वो प्रिपरेशन करने जाता है और आप प्री मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू से बाहर आते हैं और दोबारा आपको किस तरीके का जो है तैयारी करना पड़ता है कि आप उस चीज को भी क्वालिफाई कर पाओ। तो आज हम इनके लाइफ और आप जर्नी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज के इस पॉडकास्ट को हम करते हैं शुरू। और हमारे साथ हैं आज के अपने जो मेहमान प्रथम सिंह, जो कि एक टीचर भी हैं और यूपीएससी के स्टूडेंट भी हैं। तो प्रथम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बिल्कुल। कैसे हैं आप? हम बढ़िया, बस आप अपना बताइए। चल रहा है ऊपर वाले के ऊपर। तो पहले आप अपने बारे में कुछ आइडियाज को बता दीजिए कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं और फिर आपका जो बिल्कुल। देखिए, मेरा नाम जिससे बताया है उन्होंने, तो ये निक नेम जानते हैं क्योंकि हमारे मित्र भी हैं, प्रथम सिंह नाम से। हाँ। ऑफिशियल नेम शरद सिंह है मेरा, और मैं बेसिकली गोंडा से बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो 12th तक की पढ़ाई हुई है वो बलरामपुर से हुई है, सेंट जेवियर सेकेंडरी हाई स्कूल से। जानते होंगे आप सब, बलरामपुर गोंडा से बगल में ही है। और अभी बेसिकली मैं लखनऊ में रह रहा हूँ। और पढ़ाई के साथ साथ जैसा कि इन्होंने बताया कि मैं टीचर भी हूँ और यूपीएससी की प्री मेंस को निकाल भी चुका हूँ, इंटरव्यू से वापस आया हूँ। तो ये जो यूपीएससी की प्रोफेशन थी मेरी, वो मैं ऐसा नहीं है कि मैं 12th के बाद ही मैंने स्टार्ट की। एक इंस्पिरेशन जो मेरा था वो मेरे भाई हैं, मौसी के लड़के हैं। अब सब आई थिंक क्लास 6 या 7th में रहे होंगे, तो उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा को निकाला था और वो बेसिकली अभी आईपीएस है। तो एक इंस्पिरेशन वो भी हैं। और उसके अलावा जैसे आप सब भी जानते हैं कि जो यूपीएससी के क्लियर करने के बाद जो एक पोस्ट मिलती है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ठीक है, वो एक रैंक के बेसिस पे होती है। लेकिन जितने भी अधिकारी हैं उनका एक ऑरा होता है और उनकी एक चीज़ ऐसी होती है ना कि आप देख के खुद प्रभावित हो जाती है। जो एक लोकप्रियता है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही है। हाँ, बढ़ रही है। रेट घट रहा है सक्सेस का, बट इसकी लोकप्रियता जो है ना वो इंक्रीज है। और उसके कारण भी है, आए दिन इतने सारे युवा आ रहे हैं पढ़ाई करके, और पोस्ट एक सीमित, जैसा कि आपने कहा कि पोस्ट बहुत ही सीमित है। बिल्कुल। जब लाखों लोगों की है भीड़ जहाँ पे एग्जाम देने वालों की, और सीट में 1500 के आसपास है, तो ऑटोमेटिक उसकी लोकप्रियता तो बढ़ेगी। और एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा क्या? कि जब से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया, ये रील्स वगैरह जो आती हैं उसमें आप देखते ही हैं, डीएम साहब उतर रहे हैं, एसपी साहब आ रहे हैं, तो वो एक और जब देखता है ना आदमी, उसके अंदर भी मन आता है ना कि मैं भी काश यहाँ पे होता। तो एक वो जो चीजें होती है ना, वो और आपको उस तरफ ले जाती हैं। एक मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल, बहुत सारी मोटिवेट होता है आदमी। और देखिए, टफ तो है, बट उसको पाने के बाद जो एक लाइफ स्टाइल होती है ना, वो आप अलग ही लेवल पे जाते हो। तो जिंदगी में कुछ पाने के लिए तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिल्कुल। और खासकर यूपीएससी की बात हो तो बात ही अलग है भाई, और हर चीज की एक कीमत होती है। बिल्कुल। अगर वो आप कीमत अदा करते हो, उतना मेहनत करते हो, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। वरना तो हर कोई आईएएस पीसीएस बन के घूमेगा ना। देखिए, मेहनत के साथ साथ आपकी सारी चीजों पे भी बात होती है, ठीक है। आपकी जो लाइफ की स्टाइल्स कैसे हैं, आपका मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। और पढ़ाई ही नहीं होती, इसके साथ साथ आपकी, जैसे आपने भी हमसे पूछा और आपको पता भी है कि प्री मेंस ये चीजें तो आपकी नॉलेज स्किल पे हो गई, बट अभी जो इंटरव्यू चीजें होती है ना, वो पर्सनालिटी के ऊपर होती है। हाँ। तो उस हिसाब से आपको पर्सनालिटी भी क्रिएट करनी पड़ती है। तो ये कह सकते हैं ना कि एक ऑल ओवर सारी चीजों का मैनेजमेंट आपको सक्सेस बनाता है। नहीं, जैसा हमें आपके बारे में मालूम है, आपके फैमिली के बारे में मालूम है कि आपकी जो एक फैमिली है वो एक, आप कह सकते हो कि एक प्रॉपर एक अच्छी फैमिली है, कि आपके पिताजी प्रधान भी रहे जहाँ तक मेरे समझ में है, और आपके घर में भी कई लोग हैं जो सिविल सर्विसेज में भी हैं। तो आप कहीं ना कहीं एक जो इंस्पायरिंग जो आपकी लाइफ थी, शुरुआत से आपको एक इंस्पायरिंग उन लोगों से जो है मिलता रहा, कि उनकी जो एक जर्नी थी उससे आप एक इंस्पायर होते रहे। लेकिन एक, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएंगे जहाँ पे ना तो अच्छा स्कूल है, ना ही अच्छा उनके लिए पढ़ने का कोई ऐसा विकल्प जरिया है। है। हाँ। हाँ, कोई विकल्प नहीं है। अभी तो चलिए ठीक है, गांव में थोड़ी बहुत लाइट पहुंच गई है, नहीं तो लाइट भी नहीं हुआ करती थी।
और घर से स्कूल जाना है तो बच्चों को पैदल जाना पड़ता था, क्योंकि भाई एक बिल्कुल। किसान की जो फैमिली होती है उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को एक अपने साधन से भिजवाए, तो वो सारी चीजें भी दिक्कत होती है, कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो उनके बारे में और आपकी जो एक लाइफ थी उसमें अगर देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उन बच्चों के बारे में क्या कहना चाहोगे कि आपने तो चलिए क्लास 6 से आपका जो एक मोटिवेशन था आपको जो उन लोगों से मिला और आप इंस्पायर होके यूपीएससी आज तैयारी भी कर रहे हो, प्लस में टीचर भी हैं उस फील्ड के, लेकिन आप उन स्टूडेंटों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जिनके पास शिक्षा का अभाव है, न अच्छी क्वालिटी की उन्हें शिक्षा मिल पा रही है। गवर्नमेंट कॉलेज का तो आपको हाल पता ही है क्या है, टीचर नहीं है, पढ़ाने के लिए बच्चे जाते भी हैं तो वहाँ घूमते घामते और चले आते हैं। तो उस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने बताया कि सुरेंद्र सिंह डीएम साहब थे, उनकी बेसिकली जो पढ़ाई हुई वो प्राइमरी से हुई थी, स्टार्टिंग पर। जो प्राइमरी जी बिल्कुल, वो स्पीच दे रहे थे और उन्होंने अपनी स्पीच में बात बताई थी कि जो उनकी स्टार्टिंग पढ़ाई थी, आर्थिक स्थिति उनकी बहुत अच्छी नहीं थी शुरू में, तो वो पढ़ाई उन्होंने प्राइमरी से स्टार्ट की थी, मेहनती थे, तो उस हिसाब से वो इस पोस्ट पे पहुंचे। और जहाँ तक उन बच्चों का सवाल है जो आर्थिक स्थिति से थोड़ा कमजोर हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या कहना चाहूँगा कि देखिए, आप अपने मन को और अपनी चीज़ों को स्ट्रांग बनाइए। आर्थिक स्थिति क्या है कि उसके जरिए से अगर आप रुक जाएंगे तो आप कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आपके पिताजी जिस हालात में थे, आपने अपनी फैमिली की चीज़ों को देखा, ठीक है, आगे जाके भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी। ऐसे बच्चों के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टीज तो होती हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं आजकल जो भी चीज़ें हैं वो इकोनॉमिकली बेस्ड ज़्यादा है। जैसे अभी आप यूपीएससी की फीस देखोगे, ठीक है, कंटेंट देखेंगे, बुक्स वगैरह होंगी, उसके साथ साथ आप पढ़ते हो बाहर जाके, रूम का रेंट हो गया, और जो भी आपकी जीवन शैली में जो भी खर्चे होते हैं आए दिन, ठीक है, तो वो तो बहुत ज़्यादा है। और जैसे कि अभी महंगाई की जो चीज़ें हैं वो भी बढ़ चुकी हैं, तो देखिए ये सब मैनेजमेंट तो क्या होता है कि इन सब चीज़ों को आप ही को करना पड़ेगा थोड़ा सा। बट क्या है कि आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सीमित रखें, ठीक है, आप वहाँ खर्चे करें जहाँ पे आपको करना चाहिए, हाँ, अदरवाइज ना करें। जैसे अभी आप क्या होता है कि फालतू की चीज़ों में आप पैसे वेस्ट करते हैं, बाहर जाते हैं बच्चे तो स्मोकिंग करते हैं, बताते हैं कि मैं पढ़ने के लिए स्मोकिंग करता हूँ, ठीक है, तो वो सब चीज़ें ऐसे नहीं है, वो खाली एक माइंडसेट है। आप पढ़ने के लिए चाय भी ले सकते हैं, ठीक है, 5 रुपए की 6 रुपए कटिंग चाय आती है, आप पी के और रात में पढ़ सकते हैं आराम से। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप स्मोकिंग करें तभी पढ़ेंगे रात में। जी बताइए। जो अभी एक चीज आपने कहा कि लड़के अक्सर कहते हैं कि उन्हें एक डिप्रेशन हो जाता है, पढ़ते पढ़ते लगातार 10 से 12 घंटा पढ़ना पड़ता है और वो स्मोकिंग करते नशे के हालात में पहुंच जाते हैं और कुछ दिन बाद पता चलता है कि वो 24 घंटे सिर्फ नशे में होते हैं। तो अगर आपने जैसे कि इस लाइफ को जिया और अभी आप उस लाइफ में हो भी, तो आप उन स्टूडेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे कि अगर जिंदगी में आप अपने ड्रीम के प्रति अगर मेहनत कर रहे हो, तो मुझे शायद लग रहा है कि एक नशा आपको वहीं से मिलेगा कि आपको उस चीज को अचीवमेंट करना है। शायद मुझे नहीं लगता कि इन जो कि आपने कहा कि सिगरेट हो गया और सारी चीजें जो नशे वाली चीजें उन्हें इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है। देखिए क्या है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, जैसे अभी नियरली अबाउट एलॉन मस्क ने एक स्पीच में अपने बोला कि मुझे किसी भी चीज़ की मतलब कोई भी काम जब करना होता है तो मैं मोटिवेशन को क्यों रखूं, मैं उस काम टारगेट को अपने एम पे रखूं, उसको मुझे कंप्लीट करना है। किस चीज़ का मोटिवेशन? मोटिवेशन तो वही है ना कि हमको करना है इसको। और दूसरी चीज़ होती है जैसे उन बच्चों की जो बात कर रहे हैं आप कि एक नशा एक ये तो एक हैबिट बनाते हैं फालतू में, ठीक है, इसका कोई होता नहीं। बहुत सारे ऐसे आदमी भी हैं, आपसे मैं मिलाऊंगा उनको, ठीक है, जो पढ़ाई किए, सक्सेस हुए और एक इलायची तक नहीं खाता। हाँ, तो कहीं ना कहीं लोगों की एक सोच है, वो केवल एक बहाना है। वो देखिए क्या होता है, वो एक संगत का असर होता है, ठीक है। संगत में क्या होता है कि जैसे कई लोग मिलते हैं आपको, आप जब बाहर जाते हो, ठीक है, कहीं कहाँ से आए होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, ठीक है, और वो अपनी चीजों को लेके चलते हैं आपको। तो आदमी का क्या होता है, जो ह्यूमन नेचर है ना, वो गलत की तरफ ज्यादा जल्दी प्रभावित हो जाता है एज अ कंपेयरिंग टू सही की तरफ। तो गलत की तरफ जब वो चीजें जाती हैं तो वो आपको जल्दी प्रभावित कर देती है। जैसे सिगरेट पी रहा है, मुंह पे लगाया है, ठीक है, लड़की देख रही है, तो एक वो हो जाता है ना कि चलो हीरोगिरी दिखा रहे हैं थोड़ा सा, हम दिखा रहे हैं, तो वो चीजें भी हो जाती है, जबकि ऐसी कोई चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और उसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे क्या होता है कि बाहर की चीजों पे हमको जो बच्चे मिलते हैं, ठीक है, जो अच्छे होते हैं और जो बुरे होते हैं, वो हमारे
मतलब बेसिस पे ही होते हैं। अगर हमको कोई बिगाड़ना चाहेगा और हम बिगड़ना चाहेंगे तभी बिगाड़ पाएगा। अगर हम नहीं बिगड़ना चाहेंगे और लाख बिगाड़ना चाहे नहीं बिगाड़ पाएगा। हाँ, ये तो बात आप सही कह रहे हो कि अगर आप जब तक खुद से नहीं कुछ करोगे, बिल्कुल, सामने वाला आपको कुछ भी नहीं करवा सकता। हमारे तरफ जैसे अभी आपने बताया था कि उन बच्चों की बात करें जो थोड़ा इकोनॉमिकली वीक हैं, ठीक है, ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं। देखिए क्या होता है कि मैंने देखा है दिल्ली वगैरह में कि उनके पिताजी भी उनको दिल्ली भेजते हैं, ठीक है, और मंथली बेसिस पे उतने ही पैसे भेजते हैं जितने अच्छे घरों से आते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है लेकिन वो कहीं से भी लेके आते हैं उनको देते हैं। हाँ, भले कर्जा उन्हें लेना हाँ, पड़े। बल्कि क्या है, उनको लोन लेना पड़े एजुकेशन के ऊपर या फिर पर्सनल लोन लेना पड़े या फिर अनदर जो भी उनके हैं सोर्स, वहां से वो लेके आते हैं और उसके बेसिस पे वो उनको प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे बच्चों की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इन चीज़ों को समझें, जबकि वहाँ पे ऐसा होता है कि वही बच्चे जहाँ से वो आ रहा है वो 2-3 महीने तो अपनी एम की तरफ सही से रहते हैं लेकिन 3 महीने बाद डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद फिर उनको ये नहीं ध्यान में रहता कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो पैसे को ले जाके ऐसी जगह वेस्ट करते हैं। तो उससे आपको बचना चाहिए। और दूसरी चीज़ वो चीज़ चाहिए कि जैसे आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है तो आप यूपीएससी के साथ साथ जैसे कोचिंग का एक सीन है, कोचिंग आप पढ़ा के अपना खर्चा निकाल सकते हैं, ठीक है, कम से कम अभी आपके फादर के ऊपर फीस का ही बर्डन रहे, आप जो अपने पर्सनल खर्चे हैं ना वो ऐसे आप निकाल सकते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाती हैं और जिसको करना होता है ना वो कहीं से भी कर लेता है। आपने देखा भी होगा कि जितने भी आदमी हैं और वो जहाँ तक सक्सेस हुए हैं उसमें 50 to 60% ऐसे ही आदमी जो इकोनॉमिकल कंडीशन से वीक है। हाँ, तो पढ़ने वाले तो आप मोमबत्ती जला के पढ़ लोगे और नहीं पढ़ने वाले तो एसी में बैठ के भी और नहीं दूसरी पढ़ चीज ये है कि उसका एक मैं आपको और जरिया बताना चाहूंगा पढ़ाई का। जैसे अगर आपके पास थोड़ा बैचेस वगैरह के लेने के पैसे नहीं तो आजकल तो यूट्यूब पे इतने कंटेंट्स पड़े हुए हैं ना, आप उनको सर्च करके और इतने सारे कंटेंट वहां से ले सकते हैं कि आपको फालतू कुछ चीज़ जैसे मॉक टेस्ट हो गई, इंटरव्यू वगैरह पोर्शन पे आप ज्वाइन करना वो थोड़ी सी अलग बात है, बाकी आपको प्री और मेंस के सारे कंटेंट मिल जाते हैं। आप खाली प्रैक्टिस करें और अपने आप को अच्छे से रखें और गलत संगत में बिल्कुल ना पड़े। आजकल जैसे कि ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन भी चलती हैं। ऑफलाइन की तो फीस समथिंग आप मान के चलिए 1 20 1 30 1 40 डेली अबाउट दोनों की सेम है, इतना होती है। लेकिन ऑनलाइन की जैसे भी खान सर हैं, उनकी अगर फीस आप उठा के देखोगे यूपीएससी के समथिंग 8,000 के आसपास। तो आप उस कंटेंट में क्या कहना चाहोगे, जो खान सर का कंटेंट है और जो वहाँ पे वही कंटेंट 1,30,000 40,000 में बेचा जा रहा है, क्या जो अपने आर्थिक रूप से असमर्थ हैं अगर वो खान सर का बैच ले तो उसमें वो आगे निकल सकते हैं, या फिर उन्हें भी वही जरूरी है जो 1,30,000 40,000 में बेचा जा रहा है? देखिए शुभम जी, माइंडसेट का खेल होता है, ठीक है। आदमी सोचता है कि ज्यादा पैसा लगा रहे तो कंटेंट अच्छा मिल रहा है, कम पैसा लगा रहे तो थोड़ा कंटेंट नहीं मिल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं होती। वही आपका हिस्ट्री, ठीक है, वही आपका ज्योग्राफी, वही आपकी इकोनॉमिक्स और जो भी ऑप्शनल में आप रखते हैं वो अलग भी यहाँ पे है, ठीक है। प्री मेंस वही आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, सारी चीज़ें वही होती हैं। बस ये थोड़ा होता है ऐसा ना कि थोड़ी सी चीज़ें अलग हो जाती हैं। जैसे कि आप हाई क्लास कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ना तो आप जाओगे तो बिस्लरी बॉटल खोल के आपको पानी पिलाएंगे, ठीक है, आपको एसी में बैठाएंगे, कंफर्टेबल चेयर प्रोवाइड कराएंगे। वही थोड़ी सी आप जाओगे तो लकड़ी कुर्सी देंगे, ठीक है, ग्लास में नॉर्मल पानी दे दिया आपको। लेकिन हाँ, जो कंटेंट है वो सेम ही रहेगा, चाहे आप हायर में जाइए चाहे लोअर में जाइए आप। और कंटेंट नियरली अबाउट सेम ही होता है। आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो वहाँ की चीज़ों से भी आईएएस बनना है और यहाँ की भी चीज़ों से आईएएस बन रहा है। हाँ, सिलेबस आपका वही मिलेगा, कंटेंट वही मिलेगा, पढ़ना लेकिन आपको दोनों जगह खुद ही पड़ेगा। देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सिलेबस बनाता है ना वो सारी चीज़ों के लिए सेम होता है। जैसे एनसीईआरटी की बुक होती है वही सीएमएस में भी पढ़ाई जा रही है, वही आरएलबी में पढ़ाई जाती है। सीएमएस की फीस 15,000 है, आरएलबी की फीस 5,000 रुपये। हाँ, वो ज्यादा अच्छा व्यवस्था देते हैं, उसी का अपना भाई सीट थोड़ा कंफर्टेबल कर दिया, एनवायरनमेंट थोड़ा कर दिया, हाँ उसी का बस यही सारी चीज़ व्यवस्था वो वीआईपी दे रहे तो। हाँ वो व्यवस्था, वो देखिए वो क्या होता है, वो मैंडेटरी आपको बता दूं कि वो इन्वायरमेंट का चार्ज होता है, वही कंटेंट जो सेम ही है। तो जैसा कि आपने कहा कि आप हाई स्कूल जो बलरामपुर से किए, 12th भी आप शायद वहीं से किए। हाँ दोनों। तो आप अपने 12th तक की कहानी, उसके बाद आपने क्या किया, फिर यूपीएससी का कहाँ से आप आए, तैयारी किए और किस तरीके की जो जर्नी थी शुरुआत से। अगर एक मान लीजिए अभी 6 से 7 साल या फिर 8 साल का अगर कोई बच्चा है, कोई ऐसा पेरेंट्स है जो अपने बच्चे को भी इस फील्ड में लाना चाहता है, तो आपकी जो शुरुआत से स्टार्टिंग से जो पढ़ाई रही है उसके बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहो तो। देखिए मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, क्लास 6 तक तो मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है और क्लास 6 से मैंने सीबीएसई ज्वाइन किया था। और मैंडेटरी क्या होता है कि आजकल के पेरेंट्स तो बहुत सारे स्मार्ट हो गए, ठीक है, उस समय तो पता ही नहीं होता था, फाउंडेशन के अबाउट में भी किसी को नहीं पता था फाउंडेशन कोर्स क्या होता है। सही है। तो आज के पेरेंट्स और हम सब के पेरेंट्स में डिफरेंस भी था, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि जब मैंने क्लास 6 तक पढ़ाई, इसके बाद जब मैं सीबीएसई बोर्ड में सेंट जेवियर्स में गया तो वहाँ के और मेरे जो पिछले स्कूल में था बहुत डिफरेंस था।
ठीक है, लैंग्वेज की चीज़ें, क्योंकि यूपी बोर्ड का बच्चा सीबीएसई में आया हुआ, तो 2 साल तो पहले मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। पढ़ाई में शुरू से ही अच्छा था, मैथ वगैरह मेरी बहुत अच्छी थी। नहीं, तो आप जैसे हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट हुए, हाँ। क्योंकि आज ये अक्सर एक बच्चों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि मैं हिंदी मीडियम तक हाई स्कूल इंटर किया हूँ, अब आगे जाऊंगा तो मुझे इंग्लिश में पढ़ाई करना पड़ेगा। इस चीज़ पे आप क्या राय है? देखिए क्या है कि जैसे अपने इंडिया में क्या है, नियरली अबाउट अभी मेजॉरिटी फंक्शन में इंग्लिश की फंक्शन तो अभी आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा ग्रामर और लिटरेचर पोर्शन आपको इंग्लिश का हमेशा स्ट्रांग रखना चाहिए, चाहे आप यूपीएससी वो क्या सीबीएसई से हो या फिर आप यूपी बोर्ड से हो। तो इंग्लिश की जो चीज़ें हैं थोड़ी सी वो हैं, क्योंकि वो कल्चर में ही आ गया है। अभी हिंदी बोलने में आदमी को शर्म आता है, अभी इंग्लिश में 2-4 गुड मॉर्निंग स्पीच बोल दिया ना, सोचता है कि थोड़ा और जनरेट हो गया। तो इंग्लिश की चीज़ें देखिए लैंग्वेज पे ही हैं दोनों, ना हिंदी भी और इंग्लिश भी। इंग्लिश की भी चीज़ें आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हमको मिलती बाहर, अभी आप किसी फॉरेन में जाते हो, जैसे आईएफएस की बात मैं करता हूँ, तो वहाँ पे आपको जैसे आप जब आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपको लैंग्वेज की भी क्लास बताई जाती है, जैसे आप पोस्टेड हो रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश, ठीक है, बेसिकली सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो फॉरेन सर्विस में आपको काम आई है। आईएएस की बात करें तो आईएएस को भी अपने सर्विस के दौरान कई ऐसे लोगों से मिलना पड़ता है जिसकी बेसिकली लैंग्वेज इंग्लिश होती है। और मैं बता रहा हूँ आपसे कि 10th तक तो मैं बहुत अच्छा था, मेरी सारी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। उसके बाद थोड़ा सा एक होता नहीं है कि वो यूथ वाला पोर्शन आता है, थोड़ा बलरामपुर और ये जैसे हमारा थोड़ा लड़ाई झगड़े में बहुत आगे है, तो एक वो भी, हाँ, तो वो सब मतलब गुंडई वाला। बिल्कुल गुंडई वाला, तो गुंडई वाला भी सीन आया। और जैसे खाते जैसे हम सब अभी क्या है, जैसे अपने उधर एक है नहीं कि ठाकुर हो गए, पंडित हो गए, तो इनका होता नहीं कि अपना चले यार ठाकुर हैं, अब थोड़ा ऐसे नहीं करेंगे तो मजा कैसे आएगा, दबदबा वाला थोड़ा सा भौकाल रहना। हाँ, तो भौकाल में भी गए, थोड़ा सा ठकुरपन दिखाया जाए चीज़ों पे, तो ये सारी चीज़ें भी हुई। उसके बाद फिर हमारे पोर्शन में लॉकडाउन का बहुत बड़ा इवेंट था, क्योंकि जब 12th पास आउट हुए तो लॉकडाउन का पोर्शन आया 2021 में। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब लॉकडाउन की पोर्शन आई तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो चेंजेस आ गए लाइफ में, वहाँ से वो चीज़ें स्टॉप की। पढ़ाई भी साथ में चलती थी, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन बदमाशी भी चल रही थी। हाँ, उसमें फ्री टाइम तक घर पे रहना था। हाँ, कुछ क्योंकि ऐसे क्या होता, अगर आप घर पे गए तो पता चला आपका जो दोस्त है वो नहीं है, क्योंकि कोई किसी का भी सेम टाइम तो छुट्टी होता नहीं कि घर पे पहुंच पाए। और लॉकडाउन एक ऐसा था कि हर कोई घर पे ही था, घर पे भी था। उसके बाद लॉकडाउन से भी चीज़ें आई कि आप जब घर पे थे ना, तो घर पे से आपको और चीज़ों पे एक्सपेंड करने का मौका मिला, और वो चीज़ें जो करते थे वो एक जैसे टाइम पास की चीज़ें होती हैं, मैं बताना चाहूँगा कि वो सब कुछ दिन के लिए मज़े की बात होती है, वो उन सब चीज़ों फेज में ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो टाइम ही वेस्ट होता है। हाँ, थोड़ा मज़ा है, लेकिन वो फिर मज़ा कुछ दिनों का ही होता है। आप एक लाइफ में सक्सेस हो जाए उसके बाद मज़ा कुछ और होता है। तो जैसे कि आपने भी कहा कि जब हम हाई स्कूल पास किए, फिर एक वो बच्चों का 18-17 साल की उम्र होती है, गर्म खून होता है। हाँ। और वो सोचते हैं कि अगर हम गुंडई करेंगे तो हम बहुत आगे चले जाएंगे, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता होता कि ये उनकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से खराब कर सकता है। तो फिर आप वहाँ से कैसे संभले और फिर यूपीएससी के फील्ड में कहाँ से ये चेंजेस आया? क्योंकि उस माहौल में जाके वहाँ पे तो ऐसे ऐसे दोस्त भी होते हैं जो दिन भर लिए बैठे हुए हैं, बोतल लिए बैठे हुए हैं। हाँ, जेल भी काट के आए बहुत लोग, ठीक है, साथ में थे। हाँ, वो पता चल रहा है कि शाम को निकले कहीं भी मार धाड़ कर ले रहे हैं, जेल जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उस इन्वायरमेंट। हाँ, हम सबकी तो लड़ाई होती नहीं थी, बेसिकली ऐसी लड़ाइयों में जाते थे जहाँ पे दूसरों का ही मर्डर हो रहा है, कहीं यहाँ हो गया, कहीं वो हो गया। और बलरामपुर कितना, जैसे अभी लखनऊ में हम सब रह रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेंड है एरिया। बलरामपुर कितना बड़ा है, 2-4 किलोमीटर पे सभी रह रहे हैं। हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट है भाई, ये तो स्टेट की जो है राजधानी है। बिल्कुल। तो वहाँ से ऐसा हुआ सीन की, जैसे हमने बताया मैं ऐसे घर से बिलोंग ही करता हूँ, तो कुछ चीज़ें क्या हुआ कि बड़ों ने भी समझाया, उनका भी थोड़ा सा असर पड़ा मेरे ऊपर, और बाकी ऊपर वाले दया से दिमाग था ही, तो यूज़ किए थोड़ा कि अब वो तो कर ही चुके हैं और अभी सेफली बच गए, कोई एफआईआर वगैरह नहीं हुई है, तो अब चलते हैं फिर अब इसी तरफ। तो कहीं ना कहीं नए जो बच्चे हैं जो घर से निकलते हैं, उन्हें भी इस चीज़ से बचना चाहिए। देखिए क्या है कि ये पहली चीज़ तो ये सभी नहीं कर पाते, मैं बता दूं आपको, सभी नहीं कर पाते। सभी ऐसा करते हैं कि पीछे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, आगे रहने के लिए भी थोड़ा जिगरा चाहिए। हाँ, एक चीज़ में वहाँ से मेरी स्ट्रांग हुई, कॉन्फिडेंस आया। तो अभी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इसी पॉइंट में कि देखिए, अगर आप पॉजिटिविटी ढूंढते हैं तो आपको हर जगह मिल जाती है, वो गलत जगह भी क्या है क्यों ना हो, ठीक है। तो वहाँ से क्या हुई कि एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ, ठीक है। हम सब ने आरएसएस वगैरह में भी काम किया, एबीवीपी में भी जुड़े हुए थे कुछ दिन।
एक होता नहीं है कि अपना सारा हाँ, संगठन लेके के बिल्कुल साथ भी संगठन के साथ भी थे और चलते थे। और दोस्तों का तो खैर मेजॉरिटी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा सर्कल था। तो वहां से और वो सब ऐसे ही चीज़ों पे थे, कुछ पढ़ने वाले थे, कुछ लड़ने वाले थे, ऐसे ही चलता रहता था सारी चीज़ें। और उसके और क्या करते थे कि बेसिकली ऐसे घर से भी थे और पर्सनालिटी भी ऐसी थी दबंगई वाली, तो चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन लॉकडाउन के फेज से जब समझ में आया कि यार अब ये सब बहुत हो गया, अब थोड़ा जीवन में कुछ ऐसा करते हैं जो जैसे किसी के लिए हम इंस्पिरेशन बन सकें। आप जैसा कि बीच में जो है 12th करने के बाद शायद मेडिकल फील्ड में गए थे। मेडिकल फील्ड क्या था, एक बिजनेस पर्पज से था, बाकी उसका कोई इतना बड़ा वो है नहीं। नहीं, तो फिर आपने 12th के बाद मेडिकल में क्या, कौन सा आपका कोर्स क्या था? फार्मेसी का देखा था। अच्छा, फार्मेसी में। हाँ, तो फिर वहां से मेडिकल से उठ के फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज में। देखिए क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया कि सिविल मेरी कोई 12th के बाद की प्लानिंग थी नहीं, सिविल बहुत पहले से ही था। हाँ, और वो सिविल बचपन में से जैसे था। आपको पता होना चाहिए कि बैचलर डिग्री ही चाहिए होती है, बाकी आप एग्जामिनेशन में कंडक्ट कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि वो तो खाली एक बिजनेस पर्पज से था, बाकी मेरा जैसे बीए भी है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस एजुकेशन से, तो वो एक ग्रेजुएशन डिग्री थी अपनी, एक बैचलर ही होगी बिजनेस के पर्पज से। बाकी तो अपना चल ही रहा था कि हमारा तो एम तो यही है। यूपीएससी। हाँ, तो मेडिकल भी इन्होंने कुछ दिन अपने उस मेडिकल भी, अरे, मेडिकल के फील्ड में भी गए और वहाँ से बैचलर डिग्री ली। उसके बाद में इन्होंने कॉमर्स से बीए भी किया। तो यूपीएससी की तैयारी आपने जो शुरुआत की थी वो दिल्ली मुखर्जी नगर, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करना है तो आपको दिल्ली ही जाना पड़ेगा। पहले इलाहाबाद भेजते थे, अभी दिल्ली भेज रहे हैं। हाँ, ये दो चीज़ें हमारे देश में चल रही हैं कि अगर आपको यूपीएससी की अच्छी तैयारी करना है तो या तो इलाहाबाद, और जो उसका अगर आप एक तरीके से गढ़ मान लीजिए कि उसका जो पूरी तरीके से यूपीएससी जो है वो दिल्ली के लिए। दिल्ली के मुखर्जी नगर में संचालित होती है। तो आप क्या चॉइस के, इलाहाबाद, दिल्ली, या फिर? नहीं, देखिए जैसे आप भी जानते हैं कि मेरी बेसिकली मैं दिल्ली गया नहीं, कुछ दिन मैं नोएडा जरूर था, बट मेरी जो ऑनलाइन ही प्रिपरेशन हुई और मैं लखनऊ से ही दे रहा था, ठीक है, और वहाँ तक पहुँचा भी। और दूसरी बात है, अभी इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद जैसे अभी हमारे, आपको पता होगा, देश की एक दिन की राजधानी भी है। हाँ, वो है, ठीक है, वहाँ पे हाई कोर्ट का भी है। हाँ, एक दिन की राजधानी बनी थी वो। हम्म। और पहले यूपीएससी के लिए उसी को माना जाता था, अभी यूपी पीएससी के लिए हो गया है वो, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए। बाकी हाँ, यूनियन वाला अभी दिल्ली कंडक्ट हो गया। और दिल्ली में क्या है कि इन सब कोचिंगों का एक होता नहीं कि एक इन्वायरमेंट ही पूरा एक ऊपर, जैसे एक होता नहीं कि जैसे आप यूनिवर्सिटीज की चीज़ों को देखते हैं, नोएडा आप जाएंगे नॉलेज पार्क में तो यूनिवर्सिटीज ही हैं, ऐसे आपको यहाँ दिल्ली में मिल गई है कि खाली एक आईएएस के लिए पूरा इन्वायरमेंट ही बन गया है। हाँ, वो उसी का पूरा एरिया है। हाँ, तो जैसे एक होता नहीं है कि जिम तो हम डंबल लेके घर भी कर सकते हैं, लेकिन जिम जाने में करने में और घर में करने में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट मिलता है। हमें वहाँ पे मोटिवेशन सामने वाले का देख देख के आप बिल्कुल। करते रहोगे, वो जो एक आलस है वो कहीं ना कहीं नहीं हाँ, आएगी। आलस नहीं होता, तो इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा असर ये होता है। बाकी तैयारी आप कहीं से भी कर सकते हैं, आपके खाली आपका एम अच्छा होना चाहिए, और एम के ऊपर आप बिल्कुल कहते नहीं कि कंसंट्रेट होने चाहिए, डाइवर्ट ना हो कहीं से भी। नहीं, तो आपके लाइफ में जैसे बीच में आप थोड़ा सा भोकाल उस फील्ड में भी गए जो नए युवा करते हैं बिल्कुल अक्सर। बिल्कुल। इसके सिवा आपका भी कुछ ऐसा था किसी गेम को लेकर या किसी हॉबीज में कि आप उस फील्ड में? क्रिकेट खेलता था मैं। अच्छा, क्रिकेट आपका भी? बिल्कुल। हाँ, वो तो भारत के हर घर और हर इंसान के रग में बसता है क्रिकेट। एम एस धोनी का मैं फैन हूँ। अच्छा, एम एस हाँ, धोनी एम एस धोनी को मैं के- लाइक उनके करता तो हूँ। करोड़ों फैंस। बिल्कुल। तो यूपीएससी को लेकर एक चीज और देखने को मिलता है, अक्सर जो लोग दिल्ली में जाते हैं, कुछ स्टूडेंट से भी हमारी बात हुई थी, और आप तो उस क्षेत्र के आज टीचर भी हो, वो अक्सर कहते हैं कि वहाँ पे एक जो इन्वायरमेंट है वो तो है, लेकिन वहाँ पे कहीं ना कहीं रहने की जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। देखिए, दिल्ली जैसे कहते हैं ना कि दिल्ली देश की राजधानी है, और अभी आपका क्या होता है बेसिकली, जैसे एक कमरा, घर का मुख्य कमरा बना दीजिए, ठीक है, और फैमिली सारे मेंबर वहाँ पे रहने लगे तो फिर वो थोड़ा सा कंजस्टेड तो हो ही जाएगा। हॉस्टल लाइफ के बारे में बताइए। मैं बिल्कुल हॉस्टल के बारे में बताना चाहूँगा। हॉस्टल में जैसे तुम हमारे साथ भी, तुम भी रहे हो, ठीक है, तो हॉस्टल में हम सब क्या करते थे, उसको ज़्यादा बताने की आवश्यकता तुमको नहीं, लेकिन हम ऑडियंस को जरूर बताना चाहेंगे कि हॉस्टल में की जीवन जैसे होता नहीं कि हमको स्कूल लाइफ में जब होते हैं तो हमको लगता है यार कॉलेज की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, थोड़ा चलते हैं सब, लेकिन सबसे बढ़िया स्कूल की जीवन होती है, ठीक है, ना कोई
माइंड पे प्रेशर है ना कुछ हेडेक है, सुबह खाली स्कूल जाना है, काम पूरा कर देना, दिखा देना है, आके सोना है, घर पे कोचिंग पढ़ लेनी है, हो जाती है। वहाँ से निकल के जब आप हॉस्टल फेज में आते हैं तो आप एक जैसे कहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो जैसे लग रहा है। बाकी हॉस्टल का फेज क्या था, जैसे हॉस्टल में जो चीज़ होती हैं क्या होती हैं वो आपको बिल्कुल पता है, आप उसमें इन्वॉल्व भी थे हमारे साथ। नहीं, कुछ शेयर करना चाहो आइडियाज के साथ? जैसे हॉस्टल में क्या था, हॉस्टल में जब हम सब आए तो हॉस्टल में सबसे पहली बड़ी चीज़ थी कि हॉस्टल में नॉनवेज खाना मना था। तो हम सब क्या करते थे कि नॉनवेज बनाते थे, और शुरू भी हम सब ने ही किया था। ठीक है, हम सब गोंडा वाले हैं, खैर आने के बाद कहीं किसी की भी नहीं मानते, खुद की चलाते हैं। और कुछ दिनों के बाद वहाँ के ऑनर को भी बैठा के खिलाया हम सब ने नॉनवेज। हाँ, जो पहले मना करते थे, हाँ, जो पहले मना करते थे वो कुछ दिन बाद सहपाठी हो गए खाने में हमारे। और उसके अलावा हॉस्टल की चीज़ें क्या थी कि जैसे रात में अपना बंक मारना, नाइट आउट पे निकलना। वो बहुत गंदा सीन होता था। हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए रात में 8 से 9 बजा, 9 बजे के बाद अक्सर होता कि 10 बजे के बाद निकलना नहीं होता था। हम लोग 9 गेट लॉक हो जाता था। गेट लॉक हो जाता। हम लोग 9 साढ़े 9 बजे निकले, उसके बाद फिर आने का तो कोई पता नहीं भाई, सुबह 4 बजे 5 बज भी जाता। नहीं, हम सब क्या होता था कि बात इतने निकलते थे तो सुबह ऐसा करते थे कि मॉर्निंग वॉक करते हुए घर आएंगे। हाँ, मतलब इवनिंग में बंदा निकला है, नाइट में खाना खा के निकला है, और सुबह मॉर्निंग वॉक करके 6 से 7 बजे, मतलब वो सारी जो लाइफ थी वो अलग ही लाइफ थी यार। नहीं, बात जैसे क्या था ना कि मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, देखिए भाई, जीवन में आप कोई भी ऐसी चीज मत छोड़िए, ऐसा कोई भी टाइम मत छोड़िए ना अगर एंजॉय वाला हो, कि आपको बाद में रिग्रेट ना फील हो कि आपने इसको एंजॉय नहीं किया। हाँ, एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल, आप एंजॉय करिए। हाँ, बस एम को मत भूलिए अपने, बाकी सब चीज अच्छा रहेगा और बनने के बाद और भी मजा आएगा जब इस दिन को आप याद करेंगे। अच्छा, अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि अभी अगर आप किसी भी बैचलर से मिलो, रात में 3 बजे तक 4 बजे तक वो मूवी देखेंगे, उन्हें नींद नहीं आएगी, लेकिन अगर आप पढ़ने को कह दो तो वो 11 बजे ही सो जाएंगे। अब जैसे वही बताया ना कि आप कहेंगे कि अभी मान लो किसी और वर्क के लिए आप कहते हैं किसी को चले जाओ, उन्हें याद है, लेकिन अभी कहते हैं कि आप जाके सिगरेट ले आओ, दारू ले आओ, तुरंत उठ के चला जाएगा। हाँ, वो तो तुरंत बाइकिंग। तो वो वही है ना कि अच्छी चीजों में समय का पता लगता है, घंटा घंटा बीतता है तो उसको आने लगती है, और उसको इंटरेस्ट उस हिसाब से अगर हो, मूवी देखने का इंटरेस्ट और पढ़ाई का इंटरेस्ट बराबर हो ना तो पढ़ेगा, लेकिन उस इंटरेस्ट से मूवी वाला इंटरेस्ट कहीं ज्यादा होता है ना, तो इसलिए वो फिर उसी तरफ जाता है। अच्छा, कुछ लवों का भी था कभी? लब की बारे में बाद में बात करेंगे, अभी क्या ही बात करें। नहीं, अगर कुछ कोई ऐसा कोई अब थोड़ा बहुत अगर आप शेयर करना चाहो, ज्यादा तो बिल्कुल, बाकी हम। लब की भी चीजें थी, जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं छूटनी चाहिए जो एंजॉय ना हो, ठीक है, तो वो सब भी था। बाकी एक्सप्रेशन मैं अभी सोचता हूँ कि डीएम बनने के बाद साथ में ही दें। अच्छा, आईएएस बनेंगे और बिल्कुल। आईएएस वाली ही लेकर आएंगे। हाँ। नहीं, कोई ऐसी रही हो जो आज भी तुम्हें याद आती हो? ऐसे तो बहुत। अच्छा, बहुत ही एक नहीं थी भाई, मतलब इन्होंने अपने लाइफ में एक से नहीं बहुतों से प्यार किया। नहीं, प्यार नहीं था, अट्रैक्शन कह सकते हैं। अच्छा, attraction। और क्या होता है कि जैसे आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, कोई नया आदमी आपको मिलता है तो आप जब उससे बातचीत करते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर होती चीज़ें तो आप भी थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं। बाकी प्यार जिससे होगा उसी को लेके आया जाएगा, और प्यार एक ही आदमी से होता है, उसको निभाया भी जाएगा। और ये चीज अक्सर देखने को मिलता है, आजकल के जो युवा एक प्यार को लेकर भरवक में रहते हैं कि एक उनकी जो भ्रम बनी हुई है। मुझे जहाँ तक लगता है कि प्यार और नहीं, केवल एक अट्रैक्शन होता है भाई, उनका भी कुछ होता है, उनका भी होता है, और वो एक दूसरे के साथ बस केवल अपना फिजिकली जो है संबंध रिलेशन बनाए, उसके बाद मुझे नहीं देखिए, लगता कि आपको मैं पूछना चाहूंगा, प्यार क्या होता है? प्यार क्या होता है बताइए आप। प्यार तो देखो निस्वार्थ भाव से भाई होना चाहिए। आपने एक पॉइंट इसमें कहा फिजिकल, क्या कभी कोई निस्वार्थ आदमी इसके बारे में सोच के करेगा किसी से? वही तो आज के यही हो रहा ना कि वो पता चल रहा है कि ये सुबह निकले, मिली कोई गर्लफ्रेंड बनी, शाम को उसके साथ घूमे, रात में पता लगा फिजिकल, सुबह फिर भूल जाते हैं। नहीं, ये जेंजी टाइम है आज के जो युवा हैं, ये सुबह किसी के साथ और जीने मरने की कसम खाते हैं और शाम को भूल के फिर सुबह किसी और खाते हैं, फिर उनको चेहरा भी शायद याद रहता है कि नहीं याद रहता है कि हमने कल किसके साथ, बस उनका एक लाइन उनको याद रहता है कि हम आप ही के साथ जिएंगे और आप ही के साथ मरेंगे। और इसमें सिर्फ लड़के नहीं, इसमें लड़कियां भी हैं। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती। हाँ, वही ना, क्योंकि अक्सर लड़कियों का ये कहना होता है कि लड़के धोखा देते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि लड़कियों का भी वही इरादा होता है। नहीं, अभी क्या है कि देखिए कलयुग चल रहा है और अभी मेजॉरिटी फंक्शन में अपोजिट साइड से धोखे आते हैं ज्यादातर, ठीक है। लड़के तो थोड़ी दिन बाद लॉयल हो ही जाते हैं, कुछ दिन तो नहीं होते, लेकिन कुछ दिन बाद मेरा जो मैंने देखा है हो जाते हैं, लेकिन आगे वाला जो पार्टनर होता है ना वो अगर अच्छा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मेजॉरिटी कंडीशन में यही होती है। तो ये भी उसी में से हैं। और जैसा कि हम लोग साथ में रहे भाई हॉस्टल में, भाई साहब हमारे जो कि वहाँ पे मेडिकल फील्ड का अपना जो है
बैचलर डिग्री की जो है पढ़ाई कर रहे थे और मेरा वहाँ पे बीटेक का इंजीनियरिंग चल रहा था, लेकिन हम लोग बाहर प्राइवेट हॉस्टल में रहते थे, अंदर नहीं रहते थे। कॉलेज में ना ये रहते थे ना, क्योंकि हॉस्टल का खाना तो कैसा रहता वो तो। हाँ, हम सब संडे सैटरडे का इंतजार करते थे बेसिकली, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा अच्छा खाना आ जाता था, हाँ। जिसमें दाल में क्या होती थी, पानी और दाल बराबर होता था, और खीर अच्छी वाली मिल जाती, इसमें चीनी सही बड़ी होती थी। तो सैटरडे संडे का इंतजार होता था। बाकी पूरे हफ्ते तो बाहर खा लिए, अंदर खा लिए, टिफिन रखी रहती थी। हाँ, वही टिफिन पता लगता था, सुबह आया वो, शाम को फिर टिफिन वही लेकर जाता था, दूसरा रख हाँ, के। वो जैसे कहते नहीं, वो मैंडेटरी फॉर्मेलिटी अदा करना कि आप आए टिक लगाए, फिर गए टिक लगाए। तो वो आया टिफिन रखा, आया फिर गया टिफिन रखा, महीने में उसका हिसाब हो गया। हाँ वही ना, वो खाना खा ही नहीं जाता था, जिस कैसा दिन हम खाना सब होता वापस था। लौटते थे, कोई होटल वोटल अच्छा नहीं मिलता, तो उस दिन टिफिन की तरफ देख लेते थे। नहीं तो फिर टिफिन पता नहीं लगता था, जब पेमेंट होता था तो पता लगता था कि हाँ हमारी टिफिन ये है। ये तो चलिए कुछ थोड़ी बहुत मजाक की बातें बिल्कुल हो गई, ये भी होना चाहिए लाइफ बिल्कुल में। बिल्कुल, जीवन में होना चाहिए। अच्छा, आपने यूपीएससी का एक बार मेंस भी दिया है, प्री भी दिया है, इंटरव्यू के भी लिए गए हैं। तो अगर मान लीजिए भी कोई पहली बार, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार तैयारी कर रहा है उस चीज़ की, उसका पहली बार प्री का पेपर है या मेंस का पेपर है, या फिर उसका पहली बार इंटरव्यू हो, तो उसे किस तरीके से प्री की तैयारी करनी चाहिए? प्री निकल गया तो मेंस की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, और उसके बाद इंटरव्यू? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि प्री बेसिकली आदमी क्या होता है, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से ही देखने लगता है प्री मेंस दोनों की चीज़ें। और पढ़ाई के समय सबसे पहले ध्यान आपको ये रखना है कि आप, जैसे यूपीएससी का सिलेबस है ना, बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, भूल भुलैया आप खो जाओगे। तो पहले आप उसकी वो चीज़ें जानिए ना जिसको आपको करना है। आप सिलेबस की सारी चीज़ों पे पहले एनालिसिस करिए, और सारा सिलेबस आप जान जाइए कि आपको बेसिकली करना क्या है। और दूसरी चीज़, आपको सजेशन बहुत कम लोगों से मिलना है। आप जितने लोगों से मिलेंगे उतनी चीज़ों को बताएंगे, और उतने आप कंफ्यूज होते जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ करनी है कि आपको सिलेबस को एनालिसिस करना है। उसके बाद फिर आपको, जैसे एक होता है अपना न्यूज़पेपर सुबह पढ़ रहे हैं, आप करंट अफेयर्स देख रहे हैं, ठीक है, आप जो हमारे जो ये क्या नाम है सब्जेक्ट्स हैं, इसके अबाउट में आप देख रहे हैं, वो आप वो क्या नाम है सेकेंड ईयर से ही करना शुरू कर देते हैं वैसे तो बच्चे आजकल। तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप अच्छे से इनको करिए, और उससे पहले एनसीईआरटी पूरी कवर कर लीजिए आप 6 to 12 सारी। और उसके बाद प्री की अपनी चीज़ें हो जाती हैं। मेंस में आपको जैसे रिटर्न का वर्क होता है, तो आप पहले बात तो आपका लिखने का जो एक स्पीड होती है, और लिखने का आपका जो कह सकते हैं शैली कह सकते हैं ना, बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि उसका अच्छा अभ्यास होना हाँ, चाहिए। मेंस में आपको लिखने का जो आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, और आपको नियरली अबाउट 20 से 25 पन्ने रोज लिखने चाहिए। तो सबसे पहले तो उन्हें अगर तैयारी करने जाना है तो इसके सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी कर लो। बिल्कुल, सिलेबस के बारे में आप अच्छे से जानकारी करिए पहले कि आपको करना क्या है, ठीक है, पढ़ना क्या है। जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं और लोकेशन आपको नहीं पता, तो आप पहुंच के घर के पास भी टहलते रहेंगे अगल बगल, हाँ, भटकते रहोगे भाई, उसमें कोई मतलब है भाई नहीं। आपको पता नहीं कहाँ जाना है। तो फिर आपको ये पता ना कि एरिया कौन सा है, आपको मकान नंबर जानना चाहिए। हाँ, पढ़ने के लिए तो किताबें बहुत है, फिर उसमें आप भटकते रहोगे। आपको क्या पढ़ना है, और इसमें इससे ये बताया ना कि बहुत ही टफ एग्जाम होता है, तो हार्ड वर्क तो होता ही है, इसके साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क चाहिए अगर आपको सक्सेस होना है तो। अगर आप स्मार्ट वर्क कैसे? स्मार्ट वर्क इन द सेंस कह सकते हैं कि जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका ये नहीं है कि आप, जैसे मेंस में जो हमसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, मेंस में क्या होता है, एक चीज़ बहुत हाईलाइटेड होती है कि मेंस में जो चीज़ पूछा जाता है वही आप बताओ, और एग्जामिनेशनर उसी के ऊपर आपको नंबर देता है। आप क्या करते हो कि पूछा कुछ, जितना लिमिट होता है ना उससे ज़्यादा आप बताने लगते हो। जैसे ये हमारे आज के युवाओं में, और जो बच्चे जिसे मैं पढ़ाता भी हूँ, तो उनके अंदर भी देखता हूँ कि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। वो उन्होंने पूरा कंटेंट पढ़ लिया, वो वाला उससे रिलेटेड टॉपिक आई, पूरा लिख के चले आए। स्मार्टनेस इन द सेंस कह सकते हैं कि थोड़ा सा हट के चीज़ों पे आप काम करें, ठीक है। पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन होता कैसे, तो वो होता उन्हीं लोगों का है ना जो हार्ड के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट भी है। आप इसके ऊपर हम आप एक वीडियो बनाएंगे कि जो एक कंटेंट है और कैसे पढ़ाई करेंगे, उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए क्या, जैसे स्मार्टनेस की थोड़ी चीज़ें मैं अभी यहाँ बता देता हूँ आपको। क्या है कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और आपका एक तो पहले चीज़ ऑप्शनल आप क्लियर कर लीजिए कि आपको ऑप्शनल में क्या रखना है, ठीक है। ये मत जाइए कि पहुँच के वहाँ क्लियर करेंगे, ऑप्शनल रखिए। और उसके साथ साथ जो जैसे होती नहीं कि वाइफ के साथ साथ गर्लफ्रेंड को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है, ऐसे वाला सीन होता है यहाँ पे, ठीक है, कि वो सिलेबस जो अपना है उसके साथ साथ ऑप्शनल की भी चीज़ें आपको बराबर में लेके चलनी पड़ती हैं। और प्री तो लगभग मेजॉरिटी फंक्शन में आदमियों को निकल जाता है।
मेंस में दिक्कत आती है, मेंस में वही रिटर्न वाली प्रॉब्लम आती है। तो रिटर्न वाली चीज़ों में आपको शुरू से जब आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, क्योंकि 2 महीने का गैप होता है प्री के बाद मेंस का, तो 2 महीने के गैप में आप सफिशिएंट तरह के आप अपने से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। इससे आप अच्छा है कि आप जब प्री की तैयारी कर रहे हैं ना, उसी समय मेंस की रिटर्न वर्क के ऊपर भी काम करते रहिए। ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है इन चीज़ों का। इसका एग्जाम भी शायद 1 से 1.5 साल तक चलता है। हाँ, 18 महीने का सिलेबस ही होता है इसका, 18 मंथ का सिलेबस होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि मेंस के बाद इंटरव्यू का भी मैं बता दूं आपको कि इंटरव्यू में आपकी नॉलेज टेस्टिंग बहुत ही माइनॉरिटी कंडीशन में होती है। मेजॉरिटी कंडीशन में आपको पर्सनालिटी के लिए वहाँ पे देखा जाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप डिस्ट्रिक्ट संभालने लायक हैं कि नहीं है, आपको कोई चीज़ जिम्मेदारी दी गई है तो आप उसके लायक हैं कि नहीं है, आप कैसे उन चीज़ों के ऊपर अपनी राय देंगे, ठीक है, कैसे उन चीज़ों का मैनेजमेंट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें, तो इसलिए आप थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी के ऊपर भी काम करिए, जो कि शुरू से ही करना होगा आपको। आप वहाँ पहुँच के जाएंगे तो फिर आपको नर्वस हो जाएंगे, वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि 1% से कम इसका सक्सेस रेट है। और उसके अकॉर्डिंग आप कई आदमी ऐसे मिलेंगे ना जो आप बातचीत वहाँ तो करेंगे लेकिन वहाँ नहीं कर पाते, तो आप उनसे भी थोड़ा सा बच के रहें। और आपको ये करना चाहिए कि खुद के ऊपर काम करना चाहिए और पर्सनालिटी बहुत अच्छी रखनी चाहिए आपको अपनी, ठीक है। आपका स्पीक एंड फ्लो अच्छा होना चाहिए, आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। और दूसरी चीज़, आपको आप कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में आप हों तो आप कैसे सोचते हैं, बहुत बड़ा डिपेंडेंट क्वेश्चन ये होता है। ये पूछते भी हैं हमारे जो वहाँ पे इंटरव्यूअर होते हैं, तो वो आपको चीज़ें पहले ही पता होनी चाहिए कि आपको कैसे वहाँ पे जवाब देना है। तो उसके लिए आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो आप लोग अगर यूपीएससी की तैयारी करने जा रहे हो तो ये नोट कर लो कि आप उसके सिलेबस को उठाओ। सिलेबस क्या कह रहा है कि एग्जाम में यही आएगा, उसको आप पूरा सिलेबस तैयार करो और उसी को सिर्फ पढ़ो। बिल्कुल। और उसके बाद जो दूसरा आपने पॉइंट कहा कि आपका जो लिखने का एक स्किल है हाँ, वो अच्छा होना चाहिए। वो प्री से आप प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस और प्री के बीच में 2 महीने का गैप होता है, वो सफिशिएंट गैप होता नहीं है। आप उतने में प्रैक्टिस अगर आप वहाँ से शुरू करेंगे तो वो होगा नहीं, इसलिए प्री के साथ साथ ही आप लिखने की प्रैक्टिस डालिए और खुद से बनाइए कंटेंट। और जिस दिन आप 20 से 25 पन्ने उस टाइम लिमिटेशन में कर लीजिएगा ना, उस दिन आप सोचिएगा कि हाँ, मेंस में मैं बैठने लायक हूँ। अच्छा, तो प्री इसका ऑब्जेक्टिव होता है? प्री ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा, प्री में लिखना नहीं होता, प्री में और मेंस में जो है वो रिटन एग्जाम हाँ, होता है। मेंस में रिटन। तो प्री के लिए आप सिलेबस अच्छे से पढ़िए। सिलेबस तो भाई सारी चीज़ों के लिए पढ़ना होता है ना, क्योंकि देखिए प्री में क्या होता है, एक्सटर्नल अफेयर्स आ जाते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल की चीज़ों पे, ठीक है। मेंस का थोड़ा सा अलग कंटेंट होता है, इसमें आपको हिस्ट्री से चीज़ें रिलेटेड होती हैं, इकोनॉमिक्स से होती हैं, ठीक है, ऑल ओवर थिंग्स, जैसे यूपीएससी में बताने कि सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए आपको। तो वो भी एक अलग चीज़ होती है। ऑब्जेक्टिव आपका आया, इस पे ऑब्जेक्टिव पोर्शन में तो आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन जब उसमें आपको लिखने का होता है ना, तो आपके दिमाग में उस समय कुछ आता नहीं है, तो आप माइनस मार्किंग होता है। हाँ, बिल्कुल होती है चीज़ों पे। और इसका बहुत जो क्या कहते हैं, लगभग 1000 समथिंग मार्क्स पे ही आदमी का सिलेक्शन हो जाता है, 50% ही इसकी रिजल्ट बनते हैं, अगर एक परसेंटेज की बात करते हैं हम तो। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि जीएस के सारे पेपर, जो चारों पेपर होते हैं अपने, ठीक है, ऑप्शनल का पेपर होता है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ना, उसकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए। और प्री के साथ साथ ही मेंस के रिटर्न के ऊपर भी काम करिए, और उसके साथ साथ अपने पर्सनालिटी के ऊपर भी काम करिए। इंटरव्यू के बारे में इन्होंने कुछ बातें कही, प्री के बारे में कही, मेंस के बारे में कही। बाकी इस पे एक अलग से हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे कि यूपीएससी की अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो प्रॉपर कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। बिल्कुल, एक दिन हम सब प्रॉपर यूपीएससी के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अभी तो खैर एक यूपीएससी लाइफ की बात हो रही थी कि एक आदमी का जीवन कैसे होता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि टीचिंग का भी सीन चल रहा है, तो पढ़ाई भी रात में होती है, दिन में कर लेते हैं, तो अपना एक सभी का मैनेजमेंट अपने ऊपर डिपेंड होता है कि आपका सिलेबस, आपकी टाइम टेबल कैसे है। तो आप पहले स्टूडेंट थे और आज टीचर हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंट आपको देखने को मिला? देखिए डिफरेंस क्या है, देखिए स्टूडेंट और टीचर में एक होती है कि टीचर अगर आप होगे तो सबसे बड़ी पहली चीज़ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखने को मिलती है, ठीक है। आप पंक्चुअल हो जाते हैं, क्योंकि आपको जो क्लासेस लेने होते हैं, अगर आप पंक्चुअल नहीं रहेंगे तो आपके स्टूडेंट पंक्चुअल नहीं होंगे, ठीक है। आपकी थोड़ी चीज़ें बाउंडेड भी हो जाती हैं, जैसे आपका अगर आपकी हैबिट अच्छी नहीं रहेगी तो आपके स्टूडेंटों की हैबिट नहीं अच्छी रहेगी, तो एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ ही जाती है। दूसरी चीज़, एक नज़रिया बदल जाता है चीज़ों को देखने का। नहीं, एक डिफरेंट, जैसे कि आप मान लीजिए जब सामने से कोई चीज पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा हार्ड लगता है, और आप जब किसी चीज को पढ़ा रहे हो ना तो आपको मतलब हल्का लगने लगता है। देखिए क्या होता है कि एक आप जैसे अभी आपको कोई चीज़ बोलना नहीं कि आप किसी एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, हाँ। तो अगर आप किसी से भी बगल में बैठा हो उससे बात करेंगे तो उसमें बहुत हल्का महसूस करता है। हाँ। तो वो आपको ऐसे बोलेंगे यार, अब वही भी पेपर देने जा रहा हूँ ना, और दोनों बैठोगे ना, तो कहेगा भाई अभी थोड़ी देर शांत रहो, अभी मेरा भी यही है।
तो टीचर और स्टूडेंट में ये होता है कि स्टूडेंट को परफॉर्म करना होता है, और हम परफॉर्म करके आज अभी हमको खाली सजेस्ट करना होता है। और दूसरी चीज, पढ़ाते पढ़ाते आपको इतनी नॉलेज, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है ना कि वो चीजें आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि जैसे आप पढ़ रहे हो कोई चीज, तो आपका एक अलग प्रेशर होता है, वो होता है कि पढ़ाना है। अभी प्रेशर तो उसके साथ भी होता है कि भाई सही पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी है पढ़ाने का भी बहुत ज्यादा। तो आपको ये होना चाहिए आपके स्टूडेंट अच्छे से बने और भी स्टूडेंट आए आपके यहाँ, ठीक है। और दूसरी चीज होती है कि अपना स्टूडेंट अच्छा स्कोर करे, जैसे अपना भी नाम हो थोड़ा सा, तो उसके लिए आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह पढ़ते हो। जबकि स्टूडेंट में आप उस चीज को समझ जाते हो ना, तो फिर आपको पहुंचने में कोई देरी नहीं थी। उस समय आपको उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं महसूस होता है। टीचर बनने के बाद ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अलग से मिल जाती है। सामने वाले के भविष्य आपके हाथ। हाँ, तो वो आदमी के ऊपर एक थिंकिंग आती है ना, तो वो और एफर्ट डालता है चीजों पर। आप जो पढ़ाओगे बंदा वही तो पढ़ेगा। बिल्कुल। जैसे आप कहते हैं ना कि आप किसी के जीवन में उसकी जगह पे खड़े होकर कहीं से भी देखेंगे ना, तो अगर उसकी चीजें चल रही हैं और उसका माइंडसेट कैसा है। स्टूडेंट के जीवन में जाएंगे तो उसकी अलग चीजें हैं, टीचर के जाएंगे तो उसकी अलग जीवन है। और अगर आप यूपीएससी बनने के बाद अगर आप क्रैक कर देते हैं ना, उसके बाद भी आप सोचो कि क्या जीवन की सारी चीजें खत्म हो जाती? नहीं, वहां से तो कह सकते हैं एक दूसरा पोर्शन स्टार्ट होता है आपका। तो भाई जब तक हाँ, तो हार्डनेस तो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि जो आपका वर्क है वो आप कर कैसे रहे हो। अगर आपका वर्क और उसका मैनेजमेंट आपका अच्छा है तो कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है। और अगर आपका वर्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप स्टूडेंट हो तो सही से पढ़ नहीं पा रहे हो, टीचर हो तो आप भाई पढ़ोगे नहीं, चीज़ों को देखोगे नहीं, अच्छे से प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो पढ़ा नहीं पाओगे। टीचर के लहजे से जो हमारे ऑडियंस हैं उन्हें आप क्या कहना चाहोगे यूपीएससी के बारे में? बाकी टीचर के जरिए मैं बताना चाहूँगा, जो एक अपना एक जैसे होता नहीं कि टीचर का क्या नजरिया होता है इन चीज़ों पे लेके, कि वो बताता है कि कैसे आपको कैसे चीज़ों पे काम करना है। तो अब वही चीज़ें हमको करनी है कि आपको फालतू डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, सबसे पहली चीज़, ठीक है। आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो अभी आप देख रहे हो, उसका एक टाइम आएगा। बस ये है कि आप बेफिजूल उस समय अगर उन चीज़ों को परेशान हो जाते, आप जाते बियर्ड सीरम उठा के लेके आते, ठीक है, और फालतू की चीज़ जितनी भी आप देखते, लेकिन वो आपको मिलेगा टाइम के अकॉर्डिंग ही चीज़ें। अब वो अलग इफेक्ट है कि हार्मोनल इफेक्ट किसी के पास अलग आ गया हो, उनकी हो गए, एक्सेप्शन में बात नहीं करते, लेकिन ऐसी चीजें हैं। तो क्या होता है कि अगर आप जो भी अपना समय है उसको यूटिलाइज करें अच्छे से और अपने एम के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, और दूसरी चीजें जो भी आप सोच के रखे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप एक अच्छी जगह पहुंच खाली देखिए बस। आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, दुनियादारी से दूर रहिए और जितना हो सके टाइम लॉस ना करो। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जैसे मुझे अभी एक चीज याद आ गई, क्या है कि आप ट्रैवलिंग थोड़ा करिए, घूमना। हाँ, घूमिए। ऐसे नहीं जैसे आप किसी को लोकेशन, मान लो उत्तराखंड लोकेशन डाल दिया, अब नैनीताल चले गए, वहां तो जाइए। उसके अलावा थोड़ा आप आगे थोड़ा और जाइए, जहाँ पे कोई रील्स वगैरह जिसके अबाउट में ना पता, वहां के आदमियों से पता करिए और थोड़ा सा जाइए जहाँ पे रियलिटी का सुकून आपको मिलता हो। ठीक है, नई जगह हाँ, और वहां आप एनालिसिस करिए चीजों का, वहां पे आदमियों से बातचीत करिए, जो कि आपको आईएएस ट्रेनिंग में भी किया जाता है। ठीक है, आपको जब लवासना आप जाते हैं और मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान, तो आपको लगभग नियर 2-3 महीने का कैंप लगता है। आप बाहर जाते हैं, आप आदमियों से मिलते हैं और आपका पूरा इंडिया टूर होता है। ठीक है, तो वो चीजें आपको पहले से वहां तो मिलेंगी ना, लेकिन थोड़ा सा अभी करेंगे ना तो वहां पहुंचने में आपको और आसानी हो जाएगी, और आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी ना जो किसी किताब में, किसी इंटरनेट में, कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वो चीजें वहां आप सीखेंगे जाके। तो बहुत सारी बातें हुई इनके, हमारे प्रथम भाई जी के लाइफ के बारे में, इनकी जो पढ़ाई है उसके बारे में, यूपीएससी के स्टूडेंट रहे वो उसकी जो एक जर्नी रही है उसके बारे में इन्होंने बताया, और स्टूडेंट के साथ साथ आज टीचर हैं तो उस जर्नी के बारे में भी हमने बात किया। बाकी बहुत सारी जो पॉइंट है वो अभी भी मिस हो ही है इसमें, तो आप लोगों के लिए मैं एक अलग से जो है यूपीएससी का वीडियो लेकर आऊँगा। वहाँ पे जो अपना एक पॉडकास्ट होगा प्रथम भाई के साथ कि कैसे आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, कैसे उसके इंटरव्यू, प्री और मेंस, हर तीनों जो क्राइटेरिया उसकी कैसे तैयारी करनी, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए आज का अपना जो बिल्कुल, और जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी को मेरा ऑल द बेस्ट। हाँ, तो आपको जो भी यूपीएससी से डाउट है, यूपीएससी की तैयारी के लिए जो भी डाउट हो, वो सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। जो अपना अगला वीडियो, जो हम लोग अगला पॉडकास्ट शूट करेंगे प्रॉपरली सिर्फ यूपीएससी के लिए, बिल्कुल, वहाँ पे आपका जितना भी डाउट है हर डाउट हम क्लियर कर देंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, हमारी आइडियाज़ को बहुत सारी जो है नॉलेज भी दिए, एक स्टूडेंट के भी लहजे से और एक टीचर के भी लहजे से। तो इन्होंने वादा भी किया है कि आप सबके लिए
एक अच्छी जानकारी जो है देंगे, एक अच्छी जानकारी जो इनके पास है वो आपको कुछ ही टाइम में मिल जाएगा। और जो भी आपका जो है डाउट है वो भी आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, हम उस पॉडकास्ट में जो है कवर कर लेंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को हम ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नई पॉडकास्ट में नए टॉपिक के साथ।